मैं दिनकर शर्मा आज आपके लिए एक नई सीरीज शुरू करने जा रहा हूं, जो कि आपकी क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज का सिलेबस कवर करेगी। और आज हम देखेंगे इसका पहला चैप्टर, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो बहुत ही सिंपल चैप्टर है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके बोर्ड के हिसाब से। सो लेट्स गो डीपर इनटू दिस। अगर बच्चों बात की जाए कि मैनेजमेंट क्या है, व्हाट इज मैनेजमेंट, तो अगर मैं इसको बिल्कुल सिंपल टर्म्स में डिफाइन करना चाहूँ तो मैं बोलूंगा मैनेजमेंट मींस गेटिंग थिंग्स डन बाय वर्किंग विद पीपल एंड यूजिंग रिसोर्सेज प्रॉपरली टू अचीव द गोल्स इन द बेस्ट एंड मोस्ट एफिशिएंट वे। माने मैनेजमेंट का मतलब है कि चीजों को दूसरों से करवाना, मैनेज करना। नेचुरली मैनेजमेंट का मतलब मैनेज करना। सो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, आप इसको पढ़ेंगे अगर। मैनेजमेंट मींस गेटिंग थिंग्स डन बाय वर्किंग विद पीपल, औरों के साथ काम करते हुए काम को करवाना, एंड यूजिंग रिसोर्सेज, जो भी आपके रिसोर्सेज हैं, चाहे वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हों, चाहे वो आपके एसेट्स हों, उनको प्रॉपरली रिसोर्स को यूज करना है अपने को, टू अचीव द गोल्स। इन कैसे गोल कर को अचीव करना है? इन द बेस्ट एंड मोस्ट एफिशिएंट वे। बेस्ट वे जो सबसे बढ़िया तरीके से, और एफिशिएंट मतलब इकोनॉमिकली कैसे कर दिया। वो उत्तम। या मैनेजमेंट को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द एफर्ट्स ऑफ पीपल टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। माने मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें प्लानिंग करी जाती है, फिर हम चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं, उसके बाद हम स्टाफ रखते हैं, वर्कर्स रखते हैं, फिर हम उनको डायरेक्ट करते हैं और उनको कंट्रोल करते हैं, उनकी एफर्ट्स को। क्यों करते हैं? टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, जो भी हमारी कंपनी का, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का गोल्स है, उनको अचीव करना है। और फिर जैसी पहली डेफिनेशन में आपको मैंने बताया था, एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। तो आप समझ गए व्हाट इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब होता है कि काम को दूसरों से करवाना, दूसरों के साथ मिलके करना, ताकि आपका जो गोल है वो पूरा हो सके, आप उसको अचीव कर सके इन द मोस्ट एफिशिएंट एंड इफेक्टिव वे पॉसिबल। वेरी सिंपल डेफिनेशन है, हम आगे चलते हैं। अब जब मैंने आपको बोला कि मोस्ट इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, तो सवाल उठता है कि इफेक्टिव और एफिशिएंसी में फर्क क्या है। तो इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कंप्लीटिंग द टास्क एंड अचीविंग द गोल्स। अगर आपको मैंने एक टास्क दिया और आपने उस टास्क को अचीव कर लिया और कंप्लीट करके उस टास्क को आप गोल तक पहुंच गए, तो आप इफेक्टिव हैं। लेकिन आप एफिशिएंट नहीं है अभी। एफिशिएंसी मींस डूइंग द टास्क करेक्टली एंड एट द मिनिमम कॉस्ट। आपने वो काम भी किया, सही टाइम पे किया, बिल्कुल करेक्ट तरीके से किया, और आपने कम से कम खर्चे में वो किया। अगर आप ये सारी चीजें अचीव कर लेते हैं, तभी हम आपको कहेंगे कि आप इफेक्टिव भी हैं और एफिशिएंट भी। एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं कि इफ ए पिज्जा कंपनी प्रोमिसेस टू डिलीवर पिज्जा विद इन 30 मिनट्स, एक पिज्जा कंपनी आपको कहती है कि वो 30 मिनट के अंदर अंदर, आधे घंटे में आपके यहाँ पिज्जा डिलीवर कर देगी। तो अब डिलीवरी बॉय की इफेक्टिवनेस क्या होगी? कि वो टाइम पे पहुंचा और कस्टमर खुश है कि वो टाइम पे आ गया, गोल अचीव हो गया, क्योंकि उसको उसके घर तक पहुंचाना था और 30 मिनट में ही पहुंचा दिया। वो इफेक्टिव है। लेकिन क्या वो एफिशिएंट है? वो एफिशिएंट तब होगा यदि उसने शॉर्टेस्ट रूट लिया, उस रूट के शॉर्टेस्ट रूट जाने की वजह से कम फ्यूल लिया, और उसने ऑर्डर में कोई मिस्टेक नहीं किया, तब उसने टाइमली डिलीवर किया, तो हम कहेंगे कि वो एफिशिएंट भी था और इफेक्टिव भी था। तो बड़ा छोटा सा अंतर है कि दोनों चीजें साइड बाय साइड चलनी चाहिए, तभी आपकी एक बढ़िया मैनेजमेंट होती है। अब कई चीजें ऐसी हो सकती हैं जो इफेक्टिव तो हों लेकिन एफिशिएंट नहीं होती, या उल्टा भी हो सकता है कि चीज एफिशिएंट है लेकिन इफेक्टिव नहीं है। हम इसको एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि एफिशिएंट है लेकिन इफेक्टिव नहीं है। एफिशिएंट बट नॉट इफेक्टिव। फॉर एग्जांपल, ए मोबाइल कंपनी प्रोड्यूसेस 1000 फोन्स पर डे यूजिंग मिनिमल लेबर, मटेरियल्स एंड टाइम। एक कंपनी 1000 फोन पर डे बनाती है, मिनिमम लेबर, मटेरियल और टाइम का यूज करते हुए, लेकिन उसके फोन जो हैं वो लेटेस्ट फीचर्स को सेटिस्फाई नहीं करते हैं और कस्टमर्स उसको खरीदना नहीं चाहते हैं। इससे क्या होता है? उसकी सेल्स पुअर है और उसका स्टॉक अनसोल्ड ही पड़ा रहता है, उसके फोन पड़े हुए हैं, कोई खरीदार नहीं मिलता। तो क्या हम कहेंगे कि ये कंपनी एफिशिएंट है?
हाँ वो एफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि लो कॉस्ट और फास्ट प्रोडक्शन तो हो रहा है, लेकिन इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि अल्टीमेट गोल तो सेल्स का है। और यहाँ सेल्स हो ही नहीं रही, कस्टमर सेटिस्फेक्शन नहीं है। कस्टमर जब सेटिस्फाइड नहीं है तो सेल नहीं हो रही। आपने सस्ता फोन बना लिया लेकिन उसको कोई खरीदार ही नहीं है, तो इफेक्टिव कहाँ हुए आप? समझ गए ना? अब इसी तरह से मैं कहता हूं कि आप व्हेन यू आर इफेक्टिव बट नॉट एफिशिएंट, ऐसी सिचुएशन में आपका इस तरह से समझाऊंगा। ये कंपनी वांट्स टू इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस। उन्होंने एक बड़ा कंपनी चाहती है कि उसका ब्रांड बड़ा चले, उसको ब्रांड को अवेयर कराना है जनता में। नया ब्रांड लॉन्च किया है, तो उसने बहुत बड़ा एड कैंपेन चलाया, फेमस सेलिब्रिटीज को बुलाया, बड़ा पैसा खर्च कर दिया। अब उसका नतीजा क्या निकला? कस्टमर एंगेजमेंट इंक्रीजेस, कस्टमर के पास विजिबिलिटी आई एडवर्टाइजमेंट से, सेल्स बढ़ गई। सेल्स बढ़ गई, कंपनी को प्रोडक्ट कंपनी के बिकने शुरू हो गए। लेकिन इसका दूसरा रुख, कंपनी ने एड कैंपेन पे इतना पैसा खर्च कर लिया कि वो बजट से पार हो गई। ये काम वो कम बजट के साथ भी कर सकती थी। तो कंपनी यहाँ पे इफेक्टिव तो हो गई, लेकिन एफिशिएंट नहीं। क्यों नहीं हुई? क्योंकि उसने रिसोर्सेज से ज्यादा पैसा खर्च कर दिया, जितनी उसको जरूरत नहीं थी उससे ज्यादा। दे स्पेंड देवर दे ओवर स्पेंड दैन देयर बजट। सो अल्टीमेटली अगर आपका खर्चा ज्यादा होगा, आपकी इनकम कम होगी, तो कंपनी तो लॉस में जाएगी। तो यहाँ पे ये इनसे गलती हो गई। वो एफिशिएंट तो इफेक्टिव तो थे, लेकिन एफिशिएंट नहीं रहे। तो समझ गए आप एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस में क्या अंतर है? चल, अब हमारा आगे टॉपिक आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो मैं आपको थोड़े से उसके कैरेक्टरिस्टिक बता रहा हूँ। एक तो ये गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, उसको ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करना मैनेजमेंट की एक कैरेक्टरिस्टिक है। मैनेजमेंट अचीव्स एम्स टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। अब ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स क्या क्या हो सकते हैं? प्रॉफिट, नेचुरली हर ऑर्गेनाइजेशन का, हर कंपनी का प्रॉफिट मोटिव तो रहता ही है। वो प्रॉफिट नहीं कमाएगी तो काम कहाँ से देगी लोगों को, रोजगार कैसे बढ़ेगा और कस्टमर सेटिस्फेक्शन कैसे होगी? जब तक प्रॉफिट नहीं होगा तो फर्दर पैसा कैसे लगेगा? तो प्रॉफिट मोटिव तो हमेशा रहता ही है। तो मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, जिसमें प्रॉफिट मोटिव हो सकता है, उसका गोल ग्रोथ भी होता है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी होता है। उसी तरह से परवेसिव, ये परवेसिव से मतलब है कि वो हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन में प्रेजेंट होता है। मैनेजमेंट, आपकी छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो भी आपको अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा। आपका बड़ा बिजनेस है, आपको तब भी करना पड़ेगा। आप बिजनेस नहीं भी कर रहे तो भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप हॉस्पिटल चला रहे हैं, स्कूल चला रहे हैं, वो बिजनेस नहीं है एक तरह से। मैं यहाँ पे बिजनेस से मतलब कहूंगा बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्रीज और ये। हालांकि आजकल स्कूल और हॉस्पिटल भी बिजनेस हो गए हैं, लेकिन ये बेसिकली धर्म के काम माने जाते थे किसी जमाने में। लेकिन इन सबको चलाने के लिए आपको मैनेजमेंट की जरूरत होती है। और मैनेजमेंट जो होती है ना बच्चों, वो मल्टी डायमेंशनल होती है। उसको, अब एक मैनेजर क्या करता है? वो लोगों के साथ मिलके काम करता है, ऑपरेशंस चलते हैं, वो स्टाफ रखता है, उसके बाद स्मूथ फंक्शनिंग को देखता है। तो मल्टी डायमेंशनल है। और मैनेजमेंट इज ऑलवेज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार कर लिया, अच्छे से मैनेज किया, बस खत्म, मेरा काम हो गया जी, मैंने तो मैनेज कर लिया। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो बार बार आपको रिपीट होता रहेगा, वो साइकिल चलता रहेगा। आपने एक सिस्टम बना दिया, उस सिस्टम को आपको मैनेज करने के लिए उसको बार बार देखना पड़ेगा कि वो सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है। जहां एक भी चूक हुई, वहां आपका पूरा साइकिल बिगड़ जाएगा। तो मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस और एक ग्रुप एक्टिविटी है। मैं एज ए मैनेजर अकेला कंपनी को नहीं चला सकता। मेरे को साथी चाहिए, मेरे को स्टाफ चाहिए, मेरे को वर्कर्स चाहिए, और एक टीम बनेगी। हर एक का अपना अपना रोल होगा। जब वो लोग मिल के काम करेंगे तभी ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ेगी, वरना कोई मैनेजर अकेला काम नहीं कर सकता। आज मुकेश अंबानी भी अकेला रिलायंस इंडस्ट्रीज को नहीं चला सकता, उसको भी साथी चाहिए, उसको वर्कर्स चाहिए, मैनेजर्स चाहिए, ऑपरेशनल मैनेजर्स चाहिए, तभी कंपनी अपने गोल्स अचीव करेगी। और मैनेजमेंट जो है ना बच्चों, एक डायनामिक फंक्शन है। मैनेजमेंट अडेप्ट टू चेंजेस। जो जैसे आपकी मैं आपको एग्जांपल ऐसे दूंगा कि पहले पेजर की इंडस्ट्री आई थी, लेकिन चेंज होती गई, रिक्वायरमेंट बदलती गई, टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई, तो पेजिंग इंडस्ट्री खत्म हो गई, मोबाइल इंडस्ट्री शुरू हो गई। मोबाइल इंडस्ट्री में पहले बटन वाले वो फोन्स आते थे, फिर वो टेक्नोलॉजी और एडवांस हुई तो टच स्क्रीन वाले आने लग गए।
नेचुरली वो धीरे धीरे जब आए, लोगों को वो अच्छा लगने लगा। अब वो बटन वाले फोन्स ऑब्सोलीट होते गए। लॉ के हिसाब से मैनेजमेंट जो है अपने आप को ढाल लेती है। आज एक लॉ बन जाता है कि ये चीज आप नहीं बना सकते। आपकी मैनेजमेंट को उस समय डिसीजन लेना पड़ेगा कि हाँ, इसको अब हम आगे से नहीं बनाएंगे। ट्रेंड के हिसाब से, किसी जमाने में ट्रेंड हुआ, सपोज फैशन है, आपको टाइट टाइट पैंट पहनना है, तो आपको वो चेंज करना पड़ेगा। आप मार्केट में वो वाले कपड़े नहीं ला सकते जो लूज हो। आपको फैशन के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट इज ए डायनामिक फंक्शन विच चेंजेस along with the technology, along with the laws, along with the trends. इवन आप एक रेस्टोरेंट की कहानी ले लीजिए। एक रेस्टोरेंट भी है, उसको कस्टमर के टेस्ट के हिसाब से या जिस लोकेशन पे आप लोग रहते हैं वहां के हिसाब से आपको अपना मेनू डिसाइड करना पड़ेगा। सपोज आप एक मंदिर के आसपास अपना रेस्टोरेंट चला रहे हैं, तो वहां आप नॉनवेज नहीं चला सकते। आपको वहां पे सात्विक भोजन ही खिलाना पड़ेगा। यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट, राइट? और मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स है। आप इसको देख नहीं सकते हो, ये कोई वस्तु नहीं है विच कैन बी सीन, इट कैन ओनली बी फेल्ट। आप इसको फील कर सकते हो, इट कैन नॉट बी सीन, बट इसके इफेक्ट जो होते हैं वो आपको पता चलते हैं। और ये एक स्मूथ वर्किंग के लिए इसके मैनेजमेंट को देखना जरूरी नहीं है, लेकिन उसके इफेक्ट को फील करना जरूरी है। इसमें आप, अगर आपकी मैनेजमेंट अच्छी है, आपके वर्कर्स का मोराल हाई होगा, उनमें कोऑर्डिनेशन अच्छी होगी, आपके एम्प्लॉयज सेटिस्फाइड होंगे, आपके कस्टमर सेटिस्फाइड होंगे। बहुत सारी कंपनियां ये डाटा इकट्ठा करने के लिए पैसा भी खर्च करती हैं। वो चाहती हैं कि वो देखें उनके एम्प्लॉयज कितने सेटिस्फाइड हैं, उनके कस्टमर्स कितने सेटिस्फाइड हैं, राइट? चलिए, अभी हम आते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्यों करा जाता है ये मैनेजमेंट? तो इसके ऑब्जेक्टिव्स को हम तीन हिस्सों में बांट सकते हैं। तीन ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं मैनेजमेंट के, जैसे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स की अगर बात करें, जिसको हम इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स भी कह सकते हैं, ये गोल रिलेटेड टू सर्वाइवल, ग्रोथ एंड प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। अगर कोई कंपनी को सर्वाइव करना है, कंपनी को चलना है आगे, तो उसको सर्वाइवल, ग्रोथ एंड प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव्स पे काम करना पड़ेगा। सर्वाइवल का मतलब होता है कि वो एग्जिस्ट कर पा रहे हैं। बिजनेस शुड कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इन कम्पिटिटिव एनवायरमेंट। फॉर एग्जांपल, ए न्यू कंपनी रिड्यूसेस प्राइसेस टू अट्रैक्ट कस्टमर्स एंड सर्वाइव इन द मार्केट। एक नई कंपनी आई है, एक अगर मोबाइल की बात करें, एक नई कंपनी ने मोबाइल लॉन्च किया, तो वो एक नॉर्मल मोबाइल जो 10,000 का है, तो वो 20,000 का नहीं लॉन्च कर सकती। हाँ, अगर वो 8,000 का लॉन्च करके कस्टमर को अट्रैक्ट कर रही है, तो सर्वाइवल के लिए उसको जरूरी है। लेकिन अगर वो पहले ही रेट इतने हाई कर देगी, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो सर्वाइवल ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। दूसरा है प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव। कोई भी बिजनेस बेटा बिना प्रॉफिट के नहीं चल सकता। वही एक मोटिव होता है आपको आगे ले जाने के लिए। आप मार्केटिंग की टीम से पूछिए, किसी भी कंपनी की मार्केटिंग टीम, सेल्स टीम सबसे इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि प्रॉफिट वहीं से आता है, राइट? तो और हर कंपनी के अपने अपने टारगेट्स होते हैं। वो कहते हैं कि मेरा जितना भी खर्चा होगा उस पर 15% मेरे को प्रॉफिट चाहिए। 100 रुपए की चीज है, मैं 115 की बेचूंगी, 15% मेरे को प्रॉफिट चाहिए। और ग्रोथ, आपको हमेशा ग्रो करना है। ग्रोथ ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट का बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है, बिकॉज आपको साइज में भी ग्रो करना है, आपको मार्केट शेयर में भी ग्रो करना है, आपको प्रोडक्शन में भी ग्रो करना है। क्यों ग्रो करना है? क्योंकि ग्रोथ होगी तभी आपकी सेल्स बढ़ेंगी, तभी आपके पास पैसा आएगा, तभी आप प्रॉफिट अर्न करोगे, तभी आपका पूरा साइकिल चलेगा। बट खाली ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स ही मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव नहीं होते, उसके सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं। सोशल ऑब्जेक्टिव्स का मतलब, आपकी कंपनी हमेशा चाहेगी कि गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स आप कस्टमर को दें, जो कि वाजिब दामों पर हों, सस्ते हों, इको फ्रेंडली मेथड से आप प्रोड्यूस करें चीज़ों को, आप एनवायरनमेंट को दूषित ना करें, खराब ना करें। आपकी कंपनी ऐसे काम करे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, आप और लोगों को रोजगार दे सकें, कई लोगों का घर चले आपकी कंपनी की वजह से। ये भी कंपनी का ऑब्जेक्टिव होता है। और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का मतलब होता है कि आप किसी और को काटते हुए अपना बिजनेस ना करें, एक कंपटीशन करें। अगर आप एक प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसमें 10 कॉम्पिटिटर हैं, तो आप ऐसा कोई काम ना करें कि दूसरों को खत्म ही कर दें। आप उनके साथ मिलके एक हेल्दी कंपटीशन करते हुए अपने प्रोडक्ट्स को बनाएं। ये भी एक मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जिनको हम कहते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स।
और कुछ मैनेजमेंट के पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स ये ज्यादातर एम्प्लॉय ओरिएंटेड होते हैं, जैसे कि हर एम्प्लॉय को फेयर सैलरी मिले, उनको इंसेंटिव्स अच्छे मिले, उनको एम्प्लॉयज को अच्छी वर्किंग कंडीशंस मिले, उनके ट्रेनिंग अच्छी मिले और उनके कैरियर में ग्रोथ हो, उनकी जॉब सिक्योरिटी हो। ये ना हो कि बंदा वहां पे आपके काम कर रहा है और उसको यही नहीं पता मेरी कल नौकरी रहेगी कि नहीं रहेगी, उसको सिक्योरिटी नहीं है। जिस आदमी के मन में डर लगा रहे कि मेरे को आज नौकरी है कल नहीं मिलेगी, या कल रहेगी कि नहीं रहेगी, तो वो कैसे काम करेगा? तो एम्प्लॉयज के लिए जॉब सिक्योरिटी होना बहुत जरूरी है। राइट। चलिए, अभी हम आगे आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट जो है वो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हम कहते हैं कि मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। आप एक कंपनी की मैनेजमेंट, आपके ग्रुप के गोल्स क्या है? आप सारे लोग मिलके काम करें, कंपनी के प्रॉफिट के लिए काम करें, आपके टारगेट्स पूरे हों, आपका प्रॉफिट मोटिव पूरा हो। तो ये जो कॉमन अचीव गोल्स करने के लिए आपको मैनेजमेंट हेल्प करती है। इट इंक्रीजेस एफिशिएंसी ऑल्सो, इट हेल्प्स इन यूजिंग द रिसोर्सेज। जैसे आपके रिसोर्स हैं, रिसोर्स क्या होते हैं कंपनी के? मैन है, मैन पावर जो होती है, आपके मजदूर, आपके वर्कर्स, या आपके एक तरह से एसेट्स हैं। मनी, आपने कितना पैसा उसमें डाला, मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, ये सारे रिसोर्सेज को बेस्ट यूटिलाइजेशन करने के लिए आपको अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा। क्यों? ताकि आपकी कम से कम वेस्टेज हो, आपकी कॉस्ट कम से कम लगे, आपके गुड्स कम से कम कॉस्ट पे बने, कम से कम कॉस्ट पे मार्केट में बिके। जितनी कॉस्ट कम होगी क्वालिटी ज्यादा होगी, प्रोडक्ट अच्छा बिकेगा, कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ेगी, आपके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, आपका मैनेजमेंट का जो गोल हमने पढ़ा था वो अचीव होगा। और तीसरा इंपॉर्टेंस क्या बताऊंगा मैं? It creates a dynamic organization. Management helps an organization to adapt to changing business environment. Like जैसे मैंने अभी बताया कि टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, कस्टमर के नीड्स चेंज हो रहे हैं, कंपटीशन के हिसाब से आपको अपने प्रोडक्ट्स में बदलाव करना पड़ रहा है। ये सारी चीजें एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है, जो कि मैनेजमेंट की एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। अब एम्प्लॉय जो होते हैं उनके अपने पर्सनल गोल्स, अभी हमने गोल्स में जैसे पढ़ा था, आपकी सैलरी हाइक हो सकती है, आपकी प्रमोशंस के बारे में बात हो सकती है, आपकी रिकग्निशन के बारे में बात हो सकती है, आप कंपनी को कितना बोनस दे रहे हैं। ये सब पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए भी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, गुड मैनेजमेंट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग क्वालिटी गुड्स। आप अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स अगर मार्केट में लेके आ रहे हैं, तो आप एक तरह से सोसाइटी को हेल्प कर रहे हैं। किस चीज में हेल्प करेंगे? आपके प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, कस्टमर को अच्छे गुड्स मिल रहे हैं, अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है। दूसरी तरफ वो जॉब क्रिएट हो रही है। जब आपके प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, आपकी डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो आपको और प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे, और प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे तो आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी। अब इस तरह से जब आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करोगे, यू विल बी कंट्रीब्यूटिंग टू नेशनल इनकम एंड वेलफेयर ऑल्सो। फिर आप अ, एक कंसेप्ट होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी तरफ भी काम करोगे, आपके पास पैसा ज्यादा आ जाएगा। आप धर्म के इन द सेंस की डेवलपमेंट के कामों में भी पैसा लगाओगे, आप स्कूल खोल दोगे, आप हॉस्पिटल्स खोल दोगे, तो एक सोसाइटी को आप फायदा करोगे, बेनिफिट करोगे। तो डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी इज ऑल्सो प्लेज ए वेरी मैनेजमेंट प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। राइट बच्चों, अब हम आगे चलते हैं कि मैनेजमेंट की नेचर क्या है, कि क्या है ये मैनेजमेंट इसके। अब मैनेजमेंट को मैं तीन तरीके से अगर मैं देखना चाहूँ तो आ, उसको कहा जा सकता है। जैसे मैनेजमेंट को मैं कहूंगा कि ये एक आर्ट है, और मैनेजमेंट एक साइंस भी है, मैं अगर आपको कहूँ। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि मैनेजमेंट आर्ट और साइंस तो है ही है, एक प्रोफेशन भी है। तो क्या ये तीनों बातें अलग सही हो सकती हैं? चलो इसको और डीपर देखते हैं कि मैनेजमेंट को एक आर्ट भी कहा जा सकता है। क्यों? बिकॉज इट रिक्वायर्स पर्सनल स्किल्स। आर्ट में क्या होता है, एक आर्टिस्ट है, उसकी स्किल है, वो ड्राइंग बनाता है, बढ़िया से ड्राइंग बनाता है, वो एक आर्ट। इसी तरह से मैनेजमेंट, बिकॉज इट रिक्वायर्स पर्सनल स्किल्स। आप एक मैनेजर जो है उसकी पर्सनल स्किल है कि वो कैसे मैनेज कर रहा है, उसकी क्रिएटिविटी क्या है, उसकी नॉलेज को वो कैसे अप्लाई करता है। अब इसके आर्ट के कौन से फीचर्स जो मैनेजमेंट में भी प्रेजेंट है, जैसे पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। हर मैनेजर
अपनी स्किल को डिफरेंट तरीके से लगाता है, प्रैक्टिस बेस्ड, बिकॉज स्किल इंप्रूव्स विद एक्सपीरियंस। आपको जितना एक्सपीरियंस होगा आपकी स्किल उतनी डेवलप होंगी। पुरानी कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे आपकी मैनेजरियल स्किल्स उतनी बढ़ेंगी। उधर आर्ट में भी यही होता है, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आपकी ड्राइंग भी उतनी अच्छी बनेगी, आप मूर्तिकार हो तो आपकी मूर्ति उतनी अच्छी बनेगी। क्रिएटिविटी, अब आप आर्टिस्ट हो तो आर्टिस्ट की एक क्रिएटिविटी होती है कि आज मैं ये बना रहा हूँ, कभी वो सीनरी बनाता है, कभी वो लाइव किसी का पोर्ट्रेट बनाता है, तो उसकी क्रिएटिविटी ज्यादा है, वो कहाँ कहाँ पहुंच जाता है। वो नीचे या इंडिया में बैठे बैठे लंदन की तस्वीर बना देता है, तो उसकी क्रिएटिविटी उसके माइंड में चल रही है। इसी तरह से मैनेजर भी जो प्रॉब्लम्स उसके सामने आती हैं उनको बड़े इनोवेटिव तरीके से सॉल्व करता है, तो उसकी क्रिएटिविटी जागती है। तो इस इन तीनों चीजों की वजह से हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट और मैनेजमेंट एक साइंस भी है। क्यों? बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन ए सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज एंड सर्टेन प्रिंसिपल्स। अब साइंस भी किसी सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है और कुछ प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करती है। फीचर्स ऑफ साइंस प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में ऐसे कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो साइंस के प्रिंसिपल्स जो मैनेजमेंट में भी है। जैसे सिस्टमैटिक नॉलेज, सिस्टमैटिक नॉलेज का मतलब जैसे प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है। मैंने अभी अभी शुरू में आपको बताया था कि प्लान मैनेजमेंट के अंदर आप क्या करते हो, प्लान करते हो, फिर ऑर्गेनाइज करते हो, फिर स्टाफ रखते हो, फिर कंट्रोल करते हो टू अचीव योर गोल्स। तो एक सिस्टमैटिक नॉलेज है। एंड प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, साइंस में क्या होता है, आप एक्सपेरिमेंट करते हो, उसको ऑब्जर्व करते हो और उसके बेस पे अपने प्रिंसिपल्स बनाते हो। इसी तरह से मैनेजमेंट में भी आप ऑब्जर्व करते हो, आपने एक डिसीजन लिया, उस डिसीजन का क्या नतीजा निकला, उसने कैसे ऑब्जर्व वो मार्केट ने उसको किस वे में लिया, वो सारी चीजें देखते हुए आप अपने डिसीजन लेते हो। तो वो एक तरह से प्रिंसिपल बेस्ड हो जाता है मैनेजमेंट। इसी वजह से हम कहते हैं कि मैनेजमेंट इज ए साइंस, और ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। आपका एक प्रिंसिपल साइंस का, ऐसा नहीं है कि साइंस इज डिफरेंट इन इंडिया एंड डिफरेंट इन यूएसए, वो सब जगह यूनिवर्सल है। इसी तरह से मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं, चाहे वो इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो यूएस की ऑर्गेनाइजेशन है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर ऑलवेज सेम। अब कुछ लोग कहते हैं कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन भी है। क्यों? बिकॉज इट शेयर्स सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए प्रोफेशन, नॉट ऑल। कुछ कुछ चीजों में हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है, लेकिन हर चीज में नहीं। बिकॉज एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, हाँ है, बिल्कुल है। एक फॉर्मल ट्रेनिंग है, बिल्कुल मैनेजमेंट एक फॉर्मल ट्रेनिंग है। आप एमबीए पढ़ते हो, सीएस पढ़ते हो, कंपनी सेक्रेटरीशिप पढ़ते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंसी पढ़ते हो, तो इट इज यू रिक्वायर ए फॉर्मल ट्रेनिंग। बिकॉज आप अच्छे मैनेजर हो, आपको लॉज पता होने चाहिए, आप एमबीए पढ़ के आते हो, आपको कंपनी सेक्रेटरी चलानी है, कंपनी चलानी है, कंपनी के लॉ आपको सीएस के कोर्स में पता चलते हैं, आपको टैक्सेशन के बारे में सीए में पता चलता है। फॉर्मल ट्रेनिंग लेनी पड़ती है मैनेजर को, और सर्विस मोटिव भी उनका रहता है। लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट, हाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे एक लॉयर के लिए कोड ऑफ कंडक्ट होता है, तो मैनेजर के लिए ऐसा कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। तो ये लीगली बाइंडिंग सब मैनेजर्स के लिए नहीं होता। हाँ, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट काम कर रहा है तो उसको अपने कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से चलना है एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। बट इफ ए मैनेजर डू परफॉर्म्स द ड्यूटीज, तो उसका कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ पे कहते हैं कि ये प्रोफेशन नहीं है, बिकॉज हर प्रोफेशन में अपना एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है। लॉयर्स का अपना अलग कोड ऑफ कंडक्ट होता है, कंपनी सेक्रेटरीज का अपना अलग कोड ऑफ कंडक्ट होता है, लेकिन मैनेजर्स का, कंपनी के मैनेजर के लिए कोई कोड ऑफ कंडक्ट, कोडिफाइड कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। इथिकल हैं उनके, कि इथिक्स में उनको काम करना है, लेकिन कोडिफाइड नहीं है, कुछ लिखा हुआ ऐसा नहीं है। और रेगुलेटरी बॉडी, अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप डॉक्टर हो, लॉयर हो, तो एक रेगुलेटरी बॉडी होती है। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है, डॉक्टर्स के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, लॉयर्स के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया है। लेकिन इफ यू आर ए मैनेजर इन एन ऑर्गेनाइजेशन देयर इज नो रेगुलेटरी बॉडी। आपकी रेगुलेटरी बॉडी क्या है? आपके सुपीरियर्स, गवर्नमेंट जो कि लॉ बनाती है, आप उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। तो इन ए वे यू आर रेगुलेटेड, बट नॉट कंप्लीटली। तो इसलिए हम कहते हैं कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन तो है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। तो आप समझ गए यहाँ पे मेरी बात में क्या कहना चाह रहा हूँ, कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट, मैनेजमेंट इज ऑल्सो ए साइंस, एंड मैनेजमेंट इज ए प्रोफेशन। बट management is not completely a profession. It has the characteristics of a profession, but it is not a profession like a chartered accountancy. But yes, management, some part of the management you can say is a profession, right?
अब हम आगे चलते हैं कि मैनेजमेंट के लेवल्स क्या क्या होते हैं। दोस्तों, अगर यहाँ पे मैनेजमेंट की मैं बात करूं तो मैनेजमेंट के 3 लेवल्स हैं, जिसको मैंने ना एक पिरामिड का नाम दे दी, पिरामिड की शेप दे दिया। तो इसमें सबसे ऊपर टॉप लेवल, देन मिडल लेवल, और नीचे वाला जो होता है ऑपरेशनल और सुपरवाइजरी लेवल। इसमें आप देखेंगे कि टॉप लेवल छोटा, छोटे अक्षरों में मैंने लिखा है बिकॉज इसमें कम लोग होते हैं। टॉप लेवल से ज्यादा लोग मिडिल लेवल पे होते हैं, और ऑपरेशनल लेवल, सुपरवाइजरी लेवल, ये आपके वर्कर्स हैं, सुपरवाइजरी मैनेजर्स हैं, जो सारा काम नीचे वाले लोगों से कराते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा लोग होते हैं। अब टॉप लेवल मैनेजमेंट्स में कौन आता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ गए, आपके सीईओ आ गए, सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एमडी यानी मैनेजिंग डायरेक्टर आ गए, चेयरमैन साहब आ गए। तो इनके फंक्शंस क्या है? ये लोग क्या करते हैं? ओवरऑल गोल एंड पॉलिसी बनाते हैं। आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जाके मार्केट में प्रोडक्ट नहीं बेचेगा, लेकिन वो एक पॉलिसी बनाएगा कि हमको कौन से प्रोडक्ट बनाने हैं, किस कॉस्ट पे बनने चाहिए, क्या होता है। कंपनी की पूरी पॉलिसी, जैसे कंपनी का कैसे रन होना है, कंपनी के थिंक टैंक जो होता है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है। वो पॉलिसीज बनाती हैं, ओवरऑल गोल्स, उन्हीं के ऊपर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी बनती है। उन सब डिपार्टमेंट्स को कोऑर्डिनेट कैसे करना है ये देखते हैं, और कंपनी को बाहर के लोगों को कैसे रिप्रेजेंट करना है, वो सारा काम आपका थिंक टैंक करता है, जो कि टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है। और उसको टॉप लेवल मैनेजमेंट में आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीईओ, एमडी और चेयरमैन, ये सब लोग आते हैं। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि सीईओ ऑफ ए कार कंपनी डिसाइड्स टू एंटर द इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट। अब आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल चल रहा है, तो मैनेजमेंट का, ये किसी कंपनी की मैनेजमेंट डिसाइड करेगी, टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसाइड करेगी कि मेरे को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मार्केट में कब एंटर करना है। जैसे सबसे पहले हिंदुस्तान में अभी शुरू हो गया, अब हर कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल में आ रही है। तो टॉप लेवल देखता है कि मार्केट रिस्पांस कैसी है, वो प्रोडक्ट कैसे है, कस्टमर उसको कैसे अडेप्ट होंगे नहीं होंगे, कैसे उसको रिसीव करेंगे, वो सब देखते हुए वो डिसीजन लेते हैं। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद आती है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। उसमें कौन आते हैं? आपके डिपार्टमेंटल हेड्स आ गए, प्लांट मैनेजर्स आ गए, रीजनल मैनेजर्स आ गए। तो इनका क्या काम होता है? दे कैरी आउट द प्लान्स मेड बाय द टॉप लेवल। जो टॉप लेवल ने ऊपर, टॉप लेवल ने जो काम कर लिया, जो आपके गोल्स बनाए, प्लान्स बनाए, उनको एग्जीक्यूट करना मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम है। वो एक डिपार्टमेंटल प्लान बनाते हैं, हर डिपार्टमेंट वाइज प्लान बनाते हैं कि ये डिपार्टमेंट ये काम करेगा, ये डिपार्टमेंट ये काम करेगा। और ये एक तरह से कोऑर्डिनेटर होते हैं। किसमें? टॉप लेवल में और लोअर लेवल में, उन दोनों के सूत्रधार मिड लेवल मैनेजमेंट होता है। और ये इंश्योर करते हैं कि जो टॉप लेवल ने पॉलिसीज बनाई हैं, प्लान्स बनाए हैं, वो अच्छे से इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हो जाए। राइट। और किसी भी कंपनी में सबसे नीचे के, मेरा जो पिरामिड था उसमें सबसे नीचे कौन सा मैनेजमेंट आता है? सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल मैनेजमेंट। ऑपरेशनल लेवल लेवल मैनेजमेंट में कौन आएंगे? जैसे आपके सुपरवाइजर्स हो गए, फोरमैन हो गए, या सेक्शन ऑफिसर्स हो गए। इन लोगों का क्या काम होता है? दे डायरेक्ट एंड सुपरवाइज दी वर्कर्स। जो वर्कर्स हैं उनको ये डायरेक्शन देंगे और उनको सुपरवाइज करेंगे कि भैया वो काम ठीक से कर रहे हैं कि नहीं। तो वो डेली बेसिस पे काम देखेंगे कि आज अगर इतनी प्रोडक्शन होनी है तो वो हुई कि नहीं हुई। दे इंश्योर द डेली टास्क आर डन। दे मेंटेन क्वालिटी एंड डिसिप्लिन। लोग ढंग से काम करें, क्वालिटी का काम करें और डिसिप्लिन में काम करें। और ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट को रिपोर्ट करते हैं। मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो है टॉप लेवल को रिपोर्ट करती है। और टॉप लेवल किसको रिपोर्ट करता है? स्टेक होल्डर्स को। स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं आप कंपनी के? आपकी गवर्नमेंट भी आपकी एक स्टेक होल्डर है, आपके शेयर होल्डर्स आपके स्टेक होल्डर्स हैं। जिसको कंपनी से काम है, बाहर के जितने लोग हैं वो सारे आपके स्टेक होल्डर्स हैं। आप सोसाइटी भी आपकी एक तरह से स्टेक होल्डर है। उन सबको टॉप लेवल मैनेजमेंट रिपोर्ट करता है। तो इस तरह से कंपनी का जो पिरामिड है उसमें काम चलता है। नीचे से काम शुरू होता है, फिर वो मिडिल लेवल के पास जाता है, मिडिल लेवल जो रिपोर्ट करता है टॉप लेवल को रिपोर्ट करता है। और इस तरह से कंपनी कार्य करती है। अब इसी तरह से हम देखेंगे कि फंक्शंस, मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या हैं, जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये 5 फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के। प्लानिंग, प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस। जैसे किसी भी काम को काम करना है, आपने एक प्लान बनाया, प्लान का मतलब क्या होता है? डिसाइडिंग इन एडवांस, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु विल डू। आपको क्या काम करना है, किस तरह से करना है, कब करना है
और किसे करना है, ये सब चीजें प्लानिंग में आती हैं। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू एंड हु विल डू इट। ऑर्गेनाइजिंग, सेकंड फंक्शन क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द रिसोर्सेस। आपने प्लान कर लिया, फिर आप उसको ऑर्गेनाइज करोगे। जैसे मेन, मनी, मशीन्स किस तरह से ऑर्गेनाइज होंगी, कहाँ से आएंगी, एंड असाइनिंग द टास्क। वो काम आप फिर असाइन करोगे कि ये काम कौन करेगा टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। देन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज स्टाफिंग। स्टाफिंग इन्वॉल्व्स रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग, ट्रेनिंग एंड डेवलपिंग एम्प्लॉइज। आप कार अपनी वर्कफोर्स को तैयार करते हो स्टाफिंग के अंदर। आपके वर्कर्स अच्छे होंगे, मन से काम करेंगे, एफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम करेंगे, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन गोल्स जल्दी और भली भांति पूरे होंगे। उसके बाद आता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग मीन्स लीडिंग, गाइडिंग, सुपरवाइजिंग एंड मोटिवेटिंग द एम्प्लॉइज टू वर्क एफिशिएंटली। आपने स्टाफिंग तो कर ली, लेकिन आप उनको मोटिवेट ही नहीं कर पा रहे स्टाफ को, तो वो कैसे काम करेगा आपके लिए। उनको आपको एक डायरेक्शन देनी पड़ेगी, उनको गाइड करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे एक लीडर का रोल अदा करना पड़ेगा। तभी वो एफिशिएंटली काम करेंगे, तभी आपके गोल्स पूरे होंगे। और लास्ट फंक्शन अगर मैं मैनेजमेंट का बोलूं तो वो है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मींस कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद प्लान्ड परफॉर्मेंस, फाइंडिंग द डेविएशंस एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। आपने जो प्लान किया था, उसके बाद अब ऑर्गेनाइज स्टाफ और डायरेक्ट करते हुए जो आपका एंड में नतीजा निकला, आप उसमें देखोगे कि जो मैंने पहले सोचा था और जो मेरे पास एंड में निकल के आ रहा है, उसमें कुछ डिफरेंस है। अगर वो डिफरेंस है नेगेटिव, तो वो क्यों है। पॉजिटिव है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके डेविएशन है जो कि नेगेटिव डिफरेंस दे रही है, आपको उसको करेक्ट करना पड़ेगा। कहाँ पे गलती हो गई जिसकी वजह से मुझे नुकसान हो रहा है, वो सारी चीजें कंट्रोलिंग में आती हैं। राइट। उसके बाद अगर हम देखते हैं कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब होता है। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है ब्रिंगिंग टुगेदर द एक्टिविटीज एंड एफर्ट्स ऑफ पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव द कॉमन गोल्स। बड़ी सिंपल सी बात है, कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है ब्रिंगिंग टुगेदर द एक्टिविटीज एंड एफर्ट्स ऑफ द पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव द कॉमन गोल्स। ऑर्गेनाइजेशन में सब लोगों का कॉमन गोल होता है कि हमें कंपनी को आगे बढ़ाना है, और ये गोल अचीव करने के लिए जब सब साथ मिलके काम करते हैं तो उसको कोऑर्डिनेशन कहा जाता है। इससे क्या होता है कि ये इंश्योर कर लिया जाता है कि सभी डिपार्टमेंट और इंडिविजुअल्स एक सूत्र में बंध के काम कर रहे हैं और कोई कंफ्यूजन, कॉन्फ्लिक्ट या डुप्लीकेशन नहीं है। अगर मतभेद है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, या एक ही काम को दो बार हो रहा है, जिससे आपका टाइम भी जा रहा है और आपका पैसा भी जा रहा है, तो कंपनी को नुकसान होगा। तो यही चीजें कोऑर्डिनेशन में देखी जाती है कि सब कोऑर्डिनेट होके काम करें एक सूत्र में बंध के, ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव हो सके। एंड अब हम कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन को एसेंस ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है। अब एसेंस का मतलब होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट। एसेंस का मतलब क्या होता है, एसेंस मींस विच इज वेरी एसेंशियल। एसेंशियल से ही वर्ड एसेंस आया। इंपॉर्टेंट और सेंट्रल एलिमेंट। कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ सेपरेट फंक्शन, बट इट इन्वॉल्व्स एवरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये सब मिला के कोऑर्डिनेशन होती है। मतलब ये सारे काम आप एक साथ इकट्ठे एक ही सूत्र में सिस्टमेटिकली करोगे, तभी ये कहा जाएगा कि आप कोऑर्डिनेटली काम कर रहे हो। और इसीलिए उसको फिर एसेंस ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है। अब इसको अगर मैं कंक्लूड करना चाहूँ तो मैं ये बोलूंगा कि कोऑर्डिनेशन इज नीडेड एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के हर स्टेज पे आपको कोऑर्डिनेशन चाहिए। आप एफर्ट्स को यूनिफाई करोगे, एक सूत्र में बांधोगे और डुप्लीकेशन को अवॉइड करोगे, और इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी आपके काम में तभी आएगी जब आप कोऑर्डिनेशन के साथ काम करोगे। अगर आपके बीच में, आपके स्टाफ में, आपके वर्कर्स में, आपकी मैनेजमेंट में, आपके तीनों लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन किसी भी स्टेज पे नहीं है, तो आपके ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव नहीं हो सकते। इसीलिए हमेशा मैनेजमेंट को कहा जाता है कि कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। राइट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लीज डिस्क्राइब। तो आपको यही सब लिखना है उसमें। राइट। अब हम आते हैं कि कोऑर्डिनेशन की जहां हम बात कर रहे हैं तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। कोऑर्डिनेशन क्या है, उसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। इट इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। आपके अलग अलग ग्रुप्स हैं, ग्रुप कैसे हो सकते हैं, आपके अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग यूनिट्स हैं, उन सबको यूनाइट करता है
तो आपका एक ही गोल जो अचीव करना है वो सारे मिल के उस गोल को अचीव करते हैं, तो इट इंटीग्रेट्स द ग्रुप एफर्ट्स, इट एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। आपके अलग अलग एक्टिविटीज, अलग अलग यूनिट्स अपना काम करते हैं, तो कोऑर्डिनेशन देखता है कि कहीं डुप्लीकेशन तो नहीं हो रही है, कोई कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं हो रहा है। और अगर फॉर एग्जांपल अगर सेल्स एंड एडवर्टाइजिंग वर्क के अगर सिंक्रोनाइज होके काम करेंगे, तो कस्टमर आउटरीच बहुत अच्छे से मिलेगी इनको, उतना ही आपका प्रोडक्ट बढ़ेगा, उतना ही आपका प्रोडक्ट बिकेगा, उतना ही आपके कस्टमर सेटिस्फाई होंगे, उतनी ही आपकी इनकम होगी। कंटिन्यूअस प्रोसेस, कोऑर्डिनेशन इज नॉट ए वन टाइम एक्टिविटी। जैसे मैंने ऊपर बताया था, मैनेजमेंट इज नॉट ए वन टाइम एक्टिविटी, इस तरह से कोऑर्डिनेशन भी वन टाइम एक्टिविटी नहीं है। एक बार आपने कोऑर्डिनेशन करके प्रोडक्ट बना लिया तो ऐसा नहीं है कि अगले साल आपको नहीं बनाना, ये तो एक कंटिन्यूस साइकिल है। यू हैव टू सी कि कोऑर्डिनेशन हमेशा बनी रहे, जिससे कि मैनेजमेंट स्मूथली काम कर सके। और ये परवेसिव फंक्शन है, ये ऐसा नहीं है कि एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट तो है कोऑर्डिनेशन में काम कर रहा है, दूसरा लेवल नहीं कर रहा है और तीसरा कर रहा है। आपके तीनों लेवल्स, टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो, लोअर लेवल हो, उनको कोऑर्डिनेटली काम करना है, कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना है। तभी आपके प्रोडक्ट्स अच्छे बनेंगे, तभी ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव होंगे, और तभी कहा जाएगा कि मैनेजमेंट अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पा रही है। और ये डेलिब्रेट फंक्शन है, इट इज इंटेंशनली डन बाय मैनेजर्स। ऐसा नहीं है कि आप इसको छोड़ सकते हो, डेलिबरेटली आपको करना ही पड़ेगा, आपको कोऑर्डिनेशन के साथ ही काम करना पड़ेगा, नहीं तो आप कुछ नहीं कर पाओगे कंपनी में। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स, जैसे मैंने अभी कहा, ये डेलिब्रेट फंक्शन तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप एक ही आदमी करेगा, आपको सब लोगों को मिलके इसका काम करना पड़ेगा। चाहे आपका एचआर मैनेजर हो, चाहे वो फाइनेंस मैनेजर हो, चाहे आपके सेल्स बजट के बारे में बात करते हो, सबको कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना पड़ेगा, तभी आपकी कंपनी आगे बढ़ पाएगी। ठीक है, आप इसकी कोऑर्डिनेशन देखें कि इंपॉर्टेंस क्या है कोऑर्डिनेशन की। It ensures that all parts of the business work together effectively and efficiently. ग्रोथ इन साइज, अगर ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, वो सब मिलके काम करते हैं और इंश्योर करते हैं कि सारे एफर्ट्स जो हैं हर डिपार्टमेंट के, हर यूनिट के अलाइन हों, एक साथ हों, कोई कंफ्यूजन ना रहे, डुप्लीकेशन ना रहे। जैसे एक ऑटोमोबाइल कंपनी है, कोऑर्डिनेशन हेल्प्स आर एंड डी का मतलब होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग, दे ऑल वर्क एज ए वन टीम, तो नेचुरली कंपनी विल ग्रो। फंक्शनल डिफरेंशिएशन, बिकॉज डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैव डिफरेंट गोल्स, हर डिपार्टमेंट का अपना गोल होता है एंड वर्क स्टाइल भी डिफरेंट होता है, जैसे फाइनेंस हो गया या सेल्स हो गया, तो कोऑर्डिनेशन ब्रिंग्स हार्मनी बिटवीन देम। फाइनेंस टीम मे वांट कॉस्ट कटिंग, फाइनेंस टीम हमेशा चाहेगी कॉस्ट कटिंग हो, लेकिन मार्केटिंग टीम चाहेगी कि मुझे और बजट मिले ताकि मैं और एड कैंपेन चला सकूं, तो कंपनी के प्रोडक्ट्स को विजिबिलिटी ज्यादा मिले। लेकिन कोऑर्डिनेशन में एक बैलेंस बनाना पड़ता है दोनों डिपार्टमेंट्स के बीच में, कि फाइनेंस के हिसाब से खर्चा भी ज्यादा ना हो और इतनी भी कॉस्ट कटिंग ना हो जाए कि मार्केटिंग टीम को कोई बजट ही नहीं मिला, वो बेचारे जब उनके पास बजट ही नहीं होगा तो एफर्ट्स कैसे करेंगे आपके प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स दैट ऑल द डिपार्टमेंट्स वर्क टुवर्ड्स द सेम ऑब्जेक्टिव्स, बहुत बढ़िया। नॉट डिफरेंट और कॉन्फ्लिक्टिंग वंस। कैसे? सेल्स एंड प्रोडक्शन मस्ट कोऑर्डिनेट टू एंश्योर सप्लाई मैचेस डिमांड। आपकी सेल्स और प्रोडक्शन को कम से कम इतना कोऑर्डिनेशन तो होना चाहिए कि जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई हो, और जितनी सप्लाई हो उतनी डिमांड भी हो। ऐसा नहीं है कि आपने सप्लाई इतनी सारी कर दी, वहां डिमांड ही नहीं है, और या आप डिमांड इतनी ज्यादा आपके प्रोडक्ट ही नहीं आ रहे मार्केट में, आप दोनों सिचुएशंस में फंस जाओ। तो इस फंसे हुई सिचुएशन से आपको कौन निकालता है? आप तभी निकल पाओगे जब अगर आपके डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे हैं। एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी, आप कोऑर्डिनेशन से काम कर रहे हो तो आप टाइम को वेस्ट नहीं करोगे, एफर्ट्स आपकी वेस्ट नहीं जाएंगी, रिसोर्सेज आपके प्रॉपरली यूज होंगे, उससे आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, और ऑपरेशनल डिलेज, जो काम करने में जो डिले है वो अवॉइड होगा या मिनिमाइज होगा या नहीं होगा। और इट ऑल्सो इम्प्रूव्स एम्प्लॉय रिलेशंस, वैसे आप टीम वर्क प्रमोट करता है कोऑर्डिनेशन, कॉन्फ्लिक्ट कम होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम होती हैं, तो कोऑर्डिनेशन के साथ काम करने से कंपनी में क्या होता है, एक ट्रस्ट बनता है, कोऑपरेशन बनती है। किसमें? अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। अलग अलग डिपार्टमेंट्स में कौन है? अलग अलग लोग हैं। जब उनके आपस में एक ट्रस्ट बना, एक विश्वास बना, कोऑपरेशन की भावना बनी, कोऑर्डिनेशन के साथ काम किया, तो कंपनी की तो बल्ले बल्ले होगी होगी। ठीक है, चल, तो यहाँ हमने देखा
कि मैनेजमेंट का नेचर एंड सिग्निफिकेंस क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो आज हमने कवर किया। और थोड़े दिन में मैं दूसरा चैप्टर भी आपका लेके आऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।